तो आज हम लोग देखेंगे डीएलएड का 2016 का प्रथम सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का पेपर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद हैं में कौन से वेद हैं? यजुर्वेद हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 यजुर्वेद होगा। अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। पहला आंसर सही होगा। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? ये जैन धर्म से लिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर नामक ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है जिसमें धर्म के बारे में नहीं बताया गया? तो पहला है राष्ट्ररंगिणी, जिसमें धर्म के बारे में नहीं बताया गया है। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नृत्य की मूर्ति पाई गई है? मोहनजोदाड़ो से पाई गई। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है? प्रधान देशांतर पर होती है। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? जो सूर्य के चारों तरफ करेंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है, क्योंकि प्लूटो को 2006 में उसका दर्जा ख़त्म कर दिया गया है। पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन को से ही दिन और रात होते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? 21 मार्च को बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं कितने सालों के लिए? कोई भी चुनाव भारत में होता है तो उसमें 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो हमको 5 साल लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में अशोक ने कर के विषय में क्या घोषणा की है? तो कर के विषय में अशोक ने बताया था कि जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है वहाँ पे कर कम कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 17, 2 विदेशी यात्रियों के नाम बताइए। जैसे अल्बरीनू हो गया और इब्न बतूता, फाहियान, नित्सिंग, मार्को पोलो, ऐसे कई सारे नाम हैं। तो हमको सिर्फ 2 नाम लिखने हैं, तो कोई भी हम इनमें से नाम लिख सकते हैं। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम लिखिए। तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण युग, दूसरा है मध्य पाषाण युग और तीसरा है नवपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 19, ईपू का अर्थ समझाइए। ईपू का मतलब होता है ईसा पूर्व, मतलब कि भगवान या ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20, सप्त सिंधु के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो सप्त सिंधु में 7 नदियाँ आती थी। कुछ कि उनके कुछ पुराने नाम भी हैं और कुछ उनके नए नाम भी हैं, जिनका नाम बदल दिया गया समय के अनुसार। जैसे पहली नदी हो गई सिंधु, दूसरी हो गई सरस्वती, जिसको हम लोग नदी तमा भी कहते हैं ऋग्वेद में, अगर उसमें लिखा हुआ है। विपाशा को व्यास कहा जाता है। झेलम नदी को वितस्ता कहते हैं। चिनाव को अस्कनी कहते हैं। रावी को परशनवी कहते हैं। सतलज को शतुद्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपद में से कौन 4 प्रमुख महाजनपद थे? तो इसमें कोई अधिक प्रमुख नहीं थे। जो एनसीईआरटी में लिखा है आप लोग वही आंसर लिख दीजिएगा। एनसीईआरटी में मेनली जो दिया गया है मगध, कौशल, अवंती और वज्जी के बारे में ज़्यादा जिक्र किया गया, तो आप ये 4 लिख सकते हैं। वैसे 16 में से आप कोई भी लिख देंगे तो उसमें कोई भी गलत नहीं है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तारा किसे कहते हैं? तारा उन्हें कहा जाता है जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है और अपने प्रकाश से चमकते हैं, उनको तारा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सूर्य को देख सकते हैं, जिनका स्वयं का प्रकाश होता है उसे हम लोग तारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्र ग्रहण की स्थिति का चित्र बनाइए। चंद्र ग्रहण की स्थिति अगर हम लोग देखें, अगर मान लीजिए ये हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती है। अगर ये पूरा है और पृथ्वी हमारा क्या करेगी? यहाँ पृथ्वी है, ये इसके चक्कर लगा रही है। और पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। तो अगर सूर्य यहाँ पर है और पृथ्वी यहाँ पर है, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि चंद्र ग्रहण हो गया है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो यही हमारा चंद्र ग्रहण कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 25, मकर रेखा किसे कहते हैं? मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण 23.5 डिग्री को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, जो कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है जो एक कैलेंडर दिन और अगले दिन के बीच की सीमा को दर्शाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले हो गया पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार ये हो गए जिनसे हमारी स्थलीय सीमा इनसे छुई हुई है। और अगर हम लोग देखना चाहें कि मैरीटाइम लैंग्वेज की, जहाँ पे हमारी कि मतलब समुद्र से हमारी सीमा लगती है, तो वहाँ वो कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा और मालदीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 28वां, भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं? भारत के पास 2 द्वीप समूह हैं, पहला अंडमान निकोबार है और दूसरा लक्षद्वीप द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 19, हमारे राष्ट्रध्वज का ऊपर से नीचे के रंगों का क्रम लिखिए। तो सबसे पहले केसरिया, उसके बाद सफ़ेद, वाइट और थर्ड आता है ग्रीन या हरा रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 30, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम प्रधान होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, इतिहास जानने के साधनों का वर्णन कीजिए। कि हम लोग इतिहास हम लोग को कैसे पता चलेगा? ये थोड़ा लॉन्ग में लिखना है, लघुत्तरीय 50 वर्ड में लिखना है। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि सबसे पहला आएगा अनैतिहासिक ग्रंथ, जिसमें कौन से आते हैं? जैसे वैदिक ग्रंथ हमारे जितने होते हैं, जैसे ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की, इन सबको किस में रखा गया है? अनैतिहासिक ग्रंथ में रखा गया है। जैसे बौद्ध ग्रंथ हो गया, जातक हो कि जातक कथा है, पिटक है। और अगर जैन धर्म में देखते हैं तो भद्रबाहु पर्व के बारे में बताया गया है। तो इन सबको हम लोग किस में रखते हैं? अनैतिहासिक ग्रंथ में रखते हैं। दूसरे नंबर पे आता है ऐतिहासिक ग्रंथ कि जिनसे हम लोग जिनको मतलब माना जाता है कि ये प्रमाणिक ग्रंथ हैं। जैसे कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, पतंजलि का महाभाष्य हो गया, या हर्षचरित्र जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तीसरा क्या है कि विदेशी लेखकों ने लिखा है, तो उसको भी हम लोग क्वेश्चन कि इतिहास जानने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे मैगस्थनीज की इंडिका है, फाहियान की बहुत सारी पुस्तकें हैं। और अगर हम लोग जैसे इतिसंग के जो उन्होंने लेख छोड़ के गए हैं, या अलबरूनी की है कि मतलब तहकीक हिंद हो गई, सुलेमान की है और फिरिस्ता हैं और मार्को पोलो, ऐसे कई लोग कि विदेशी लेखक आए जो कि जिन्होंने अपना यहाँ पे भी लेख छोड़ के गए। और चौथे नंबर पे आता है अभिलेख या प्रशस्ति की, जो राजाओं ने कि अपने मतलब शिलालेख और स्तंभ छोड़ के गए। जैसे अशोक प्रशस्ति है या स्तंभ है, जैसे सारनाथ का स्तंभ है। ये सब चीज़ों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। पाँचवें नंबर पे आता है मुद्रा कि जैसे कि जब यूनान के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, तो वहाँ पे फिर उसके बाद भारत में यूनान के भी सिक्के यहाँ पे मिलने लगे थे। और हमें वहाँ की सभ्यता और लोगों के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे कि सीथियंस कब आए थे, पर्थियंस कब आए थे, और बाकी के जब भी यहाँ पे जो भी हमले हुए, तो हम लोग वहाँ की जो मुद्राएं थी वो भारत से व्यापार होने लगा था, जिसकी वजह से हम लोग को उनके बारे में जानकारी मिलती है। और लास्ट नंबर पे आता है कि स्मारक कि जैसे जो हमारे पास जो यहाँ पे, अब इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसा पहला हो गया कि देशीय स्मारक, जैसे तक्षशिला बनाया गया, या हड़प्पा के हैं सारनाथ में गौतम बुद्ध का जो वहाँ पे स्तंभ है, या देवगढ़ मंदिर हो गया, या जनता एलोरा की गुफाएं हो गई, भीमबेटका की गुफाएं हो गई। तो ये सब हमारे स्मारक में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में से आप बहुत थोड़ा लिखना है, क्योंकि इसमें से 50 वर्ड में लिखना है। ये जो मैंने बताया 100 वर्ड से ज़्यादा शायद हो गया होगा, 150-200 वर्ड का। तो आपको बस इसमें 50 वर्ड अपने हिसाब से चुन लेंगे। 32वां क्वेश्चन है कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण कालीन पत्थर के औजारों की क्या विशेषता थी? तो जो पुरा पाषाण काल के पत्थर थे, तो ये क्या होते थे? ये आकार में काफ़ी बड़े होते थे, जो कि चकमक पत्थर से बने होते थे और काफ़ी कठोर होते थे। इनका काम क्या होता था? ये सिर्फ काटने और फाड़ने के काम आते थे। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं कि हाथ वाली कुल्हाड़ी जो होती थी वो हो गया, भाला हो गया, धनुष हो गया, और खुरचीनी हो गई। खुरचीनी मतलब जिससे वो लोग खाल छीलते थे, उसको कहा जाता है। दूसरे पे आता है मध्य पाषाण काल। अब यहाँ पे क्या हो गया था? यहाँ पे जो मतलब जो इन लोग के हथियार या
औजार होते थे वो छोटे होने लगे थे, 1 से 8 सेंटीमीटर का होने लगा था। जैसे जैसे कि अगर हम लोग जैसे हम लोग इसमें देखते थे कि यहाँ पे फलक पाए जाते थे, खुरचनी पाई जाती थी और उत्कीर्णन पाई जाती थी। उत्कीर्णक का मतलब क्या होता है, जो कि मतलब जो मछली पकड़ने के लिए काम आता था। नवपाषाण काल में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या लगा था कि जो इनके औजार थे अब और ही परिष्कृत होने लगे थे, या मतलब कह सकते हैं कि ये पॉलिश्ड होने लगे थे। जैसे दरांती बनाते थे, दरांती कैसी होती है, हंसिया जैसी जैसी सिकल होती है, मतलब जिसको हंसिया कहते हैं, तो पहले दरांती जैसी वैसी बनाई जाती थी। सुई बनने लगी थी, चिसल बनने लगा था, लकड़ी और पत्थर को छीलने का काम आता था। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक, धार्मिक तथा नगरीय व्यवस्थाओं के विषय में 3-3 पंक्तियाँ लिखी हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले आर्थिक में देखते हैं कि वहाँ का आर्थिक जनजीवन कैसा था, कि जो उस समय के लोग हुआ करते थे वो लोग कृषि और पशुपालन पर डिपेंड होते थे। जैसे कृषि में वो लोग गेहूँ, जौ, कपास की वो लोग खेती किया करते थे। उद्योग थे, शिल्प थे, क्योंकि जो हमारी सभ्यता थी कैसी थी, तब हमारी नगरीय सभ्यता थी, तो वहाँ पे सूत काटना, बहुत सारे शिल्प हुआ करते थे, लोग सूत काटते थे, वहाँ पे वस्त्र बनते थे, शीप था, शंख था, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, व्यापार होता था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आर्थिक में वहाँ पे होती थी। दूसरा कह रहा है कि धार्मिक वहाँ पे क्या था, तो वहाँ कि वहाँ पहले के लोग क्या करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। कि जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो उस समय के मोहर पाई जाती है वहाँ पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। अग्नि और जल की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, एक कुबड़ वाले किसान की पूजा की जाती। तो ऐसे ही ये सब इनके धार्मिक चीज़ें थी। अब तीसरा पूछ रहा है कि वहाँ की नगरीय व्यवस्था कैसी थी, कि नगरीय व्यवस्था क्या थी, वहाँ की बहुत ही सुनियोजित व्यवस्था थी। और वहाँ पे नगर था कि वहाँ पे क्या था, कि वहाँ पे मतलब चौराहे पर कि वो वहाँ की सड़कें बिल्कुल समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, जिनको ग्रिड पद्धति कहते हैं। वहाँ पे घर और भवन बने हुए थे, स्वच्छता के लिए पानी जाने के लिए नालियाँ बनी हुई थी, सार्वजनिक भवन बने हुए थे। तो ऐसी वहाँ पे कई चीज़ें थी। और जो उनके घर के दरवाजे खुलते थे वो हमेशा पीछे की तरफ खुलते थे। तो ऐसी वहाँ पे नगरीय व्यवस्था थी। अब अगला क्वेश्चन है कि त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किनसे संबंधित है, वर्णन कीजिए। तो त्रिरत्न जो संबंधित है वो जैन धर्म से संबंधित है। और जो दूसरा है अष्टांगिक मार्ग, और अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध से संबंधित है। त्रिरत्न जैसे इसमें नाम लिखा गया है त्रिरत्न, तो इसमें 3 ही चीज़ें होंगी। तो उन्होंने क्या क्या बताया था। त्रिरत्न में सबसे पहला हो गया सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सच्चा व पूर्ण ज्ञान। और दूसरा है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि ज्ञान के प्रति श्रद्धा, जो आपको प्राप्त है उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और तीसरा होता है सम्यक आचरण, कि जिसमें कि हमारा जो आचरण होना चाहिए इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, और जो सदाचार जैसे चीज़ें हैं उस पर हमको काम करना चाहिए। दूसरा है अष्टांगिक मार्ग, जैसे यहाँ पे लिखा गया अष्टांगिक, यहाँ पे अष्ट लिखा है, मतलब इसके 8 चीज़ें इसमें दी गई होंगी। तो इसमें सबसे पहले आता है सम्यक दृष्टि, की सभी को बिल्कुल समान मानना, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 चीज़ें हमको इसमें लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, मानचित्र क्या है। मानचित्र किसे कहते हैं, किसी बड़े भूभाग को पैमाने के अनुसार या कागज़ या कपड़े पर जो हम लोग बनाया हुआ लघु दृश्य निरूपण को हम लोग क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। आगे क्या कह रहा है, मानचित्र का उपयोग बताइए। तो इनका उपयोग क्या है, जैसे हमको भौगोलिक जानकारी चाहिए, पर्वत नदियों के बारे में जानना है कि पर्वत कहाँ पे है, नदी कहाँ पे है, मरुस्थल कहाँ पे है, राजधानी कहाँ पे है, तो ये सब जानकारी हमें मानचित्र के माध्यम से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, अक्षांश और देशांतर रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अक्षांश रेखा जो होती है ये हॉरिजेंटल होती है, या इसको हम लोग क्षैतिज कहते हैं। जो पृथ्वी के बिल्कुल जो पृथ्वी के बिल्कुल क्षैतिज पड़ती है, कि मतलब क्षैतिज लाइन अगर हम लोग पृथ्वी पर खींचते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। और देशांतर रेखा किसको कहते हैं, जो रेखा उसके परपेंडिकुलर, या हम लोग कह सकते हैं कि लंबवत पड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं।
तो ये दोनों में अंतर है कि देशांतर रेखा जैसे हम लोग यहाँ पे टाइम जोन बनाते हैं वो हमारी होती है लंबवत की क्या होती है, मतलब देशांतर रेखाओं में होती है। और अक्षांश रेखा में जैसे भूमध्य रेखा हो गई, कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, तो ये जो हमारी रेखाएं होती हैं ये अक्षांश पर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, वर्णन कीजिए। हमारी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। उसमें पहला एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर एशिया, अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। तो अगर एशिया के बारे में, क्योंकि 2 नंबर का वर्णन करना है, तो अगर हम लोग एशिया के बारे में लिखेंगे तो ये पूरी पृथ्वी का 1/3 भाग है जहाँ पे लोग रहते हैं। और एशिया और अफ्रीका को बांटने वाली जिब्राल्टर संधि है। क्योंकि ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है, क्योंकि 50 वर्ड में आपको कंप्लीट कर देना है, तो इसमें एक ही एक लाइन लिखेंगे तो भी ज़्यादा ही हो जाएगा, 8 लाइनें हो जाएंगी। दूसरा क्या है कि अफ्रीका के बारे में बताइए कि ये सेकंड लार्जेस्ट है। ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जहाँ पे चोटी, यहाँ पे कौन सी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, किलिमंजारो पाई जाती है। और यहीं पे कांगो नदी 2 बार विषुवत रेखा को पार करती है। ये लाइन याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव में या मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और यहीं पे अफ्रीका में ही दूसरी नदी लिम्पोपो है जो कि 2 बार मकर रेखा को पार करती है। तीसरा हमारा है उत्तर अमेरिका। ये हमारा तीसरा सबसे बड़ा है। यहाँ पे कि मतलब इस महाद्वीप को 3 समुद्रों ने घेरा हुआ है। जैसे यहाँ पे प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया और आर्कटिक महासागर हो गया। अगर और इसमें और यहाँ पे क्या है कि इसको एशिया से अलग करने के लिए यहाँ पे कि बेरिंग जलसंधि यहाँ पे है। फिर हम लोग दक्षिण अमेरिका के बारे में देखते हैं। दक्षिण अमेरिका ये लगभग विषुवत रेखा से दक्षिण में लगभग 2/3 है। और यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, अमेज़न नदी बहती है। अब हम लोग यूरोप के बारे में जानते हैं कि यूरोप कहाँ पे है, कि यूरोप में मेनली पाया जाता है कि यहाँ पे पेरेनीज़ पाई जाती है जो कि 2 देशों को अलग करती है। यहाँ पे कौन से पर्वत पाए जाते हैं कि माउंट एल्ब्रूस पाया जाता है। यहाँ पे नदियाँ कौन सी पाई जाती हैं, जैसे राइन नदी है और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग अब देखते हैं 7वें नंबर पे कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये दुनिया का यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है कि यहाँ पे नदी पाई जाती है, जैसे डार्लिंग नदी है और यहाँ पे मरी नदी पाई जाती है। और अंतिम जो है हमारा अंटार्कटिका के बारे में अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे वर्ष भर बर्फ़ जमी होती है। और यहाँ पे पर्वतमाला जो पाई जाती है, माउंट इरेबस पाए जाते हैं, समुद्री पक्षी पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्रिल मछली पाई जाती है जो कि हमेशा ठंडे इलाकों में ही पाई जाती है। अगर क्रिल मछली कभी पूछा जाए तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये हमेशा की बहुत ही ठंडी जगह जहाँ पे होती हैं ये सिर्फ वहीं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 38वां, हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक। इन श्रेणियों का नाम लिखते हुए हिमालय से होने वाले लाभ बताइए। तो इनका हमने नाम बता दिया है। अब इनसे लाभ क्या है कि सबसे पहला लाभ ये है कि अगर यहाँ पे हिमालय ना होता तो जो यूरोप की ठंडी वायु है वो भारत की ओर आ जाती। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नहीं होती कि अगर यहाँ पे जलवायु ही पूरी चेंज हो जाती तो जो हम लोग यहाँ खेती करते हैं या कृषि करते हैं, ऐसा मानसून ही ना होता कि हम लोग यहाँ पे खेती कर सकते थे, तो वैसी मिट्टी ना होती, वर्ष भर ठंड पड़ती, तो जो यहाँ पे हमारी जैव विविधता है वो भी ना होती। यहाँ पर कृषि भूमि ना होती, यहाँ पे खनिज भंडार ना पाए जाते, यहाँ पे पर्यटन स्थल ना पाए जाते। या भारतीय एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर रेगिस्तान भी है, यहाँ पे हिमालय भी है और यहाँ पे समुद्र भी है। एकमात्र देश ऐसा है जहाँ पे बहुत सारी कि मतलब कई प्रकार के 4 सीजन पाए जाते हैं। ये सिर्फ भारत में ही ऐसा है कि जहाँ पे कि ठंडी, गर्मी, बरसात ये चीज़ें पाई जाती हैं। बाकी और किसी देश में ऐसा मेनली नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन देखना है कि 39वां क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। कि ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे होता है। कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि नामांकन होगा, कि मतलब जितने लोगों को चुनाव लड़ना है सभी लोग क्या करेंगे, अपना यहाँ पे कि अपना नामांकन भरेंगे कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे नाम वापसी भी होती है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने पहले
कि चुनाव पत्र भर दिया, फिर उनको लगता है कि वो शायद जीत नहीं पाएंगे तो अपना नाम वो लोग वापस ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे क्या होता है, फिर यहाँ पे मतदान होता है कि लोग अपना पूरे गांव के लोग जाएंगे जो कि जिनकी उम्र कि 21 साल से कि जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो लोग अपना जाके वहाँ पे मतदान दे सकते हैं। फिर चौथे नंबर पे आता है मतगणना। फिर उसके बाद सबसे अंतिम क्या होगा, यहाँ पे मतगणना होगी और जो वहाँ पे जीतेगा उसको वहाँ पे ग्राम पंचायत का वहाँ पे बना दिया जाएगा कि सदस्य बन जाएगा। 40वां क्वेश्चन है कि सड़क पर यातायात के साधनों की अधिकता के कारण बताइए। कि सड़क पर यातायात के साधन क्यों, ये तो आप ही जान सकते हैं काहे हैं। कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत में कि मतलब कहीं भी जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर यातायात के साधनों की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि दुर्गम स्थानों तक पहुँच, की दुर्गम स्थान जहाँ पे मतलब कि बाकी पैदल या वैसे नहीं जाया जा सकता है, वहाँ पे ये आसानी से चीज़ें पहुँचाने में मदद करते हैं। कम लागत है कि मतलब कम लागत में ये चीज़ें आसानी से, अब जैसे बस है वहाँ पे 10 रुपये आपने किराया दिया और आप 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि सुविधाजनक है कि आपको सीट मिल जाती है, बैठ के या खड़े होकर आसानी से आप जा सकते हैं। समय की बचत है कि आप जल्दी पहुंच सकते हैं। आपातकालीन सेवा की, जैसे घर में कोई बीमार है या कोई भी समस्या रात में 12 बजे भी आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना मतलब कि यातायात की वजह से आप आसानी से कि आप अपने परिजनों का इलाज करा सकते हैं। और अंतिम क्या है कि आर्थिक विकास की, जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे क्या होगा, यातायात के साधनों की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे जोमेटो है, स्विगी है कि 10 मिनट में आपको खाना मिल जा रहा है, या जोमेटो है तो मतलब जैसे जैसे हमारा आर्थिक विकास होगा वैसे वैसे ही हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे ये यातायात के साधन की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार ये वाला हमारा क्या है, ये वाला पेपर ख़त्म हुआ। अब अगले दिन आपको इसी का दूसरा पेपर 2017 का पूरा पेपर सॉल्व इसी माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो आप कल तक के लिए इंतज़ार कीजिए।